प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 दो नामों से जाना जाता है। दूसरा है रिवाइज्ड पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। इसको हम तीन फेजेस में पढ़ेंगे। एक तो इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि है क्या। उसके बाद पढ़ेंगे कि जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन किए गए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के अंदर। और फिर पढ़ेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला, क्योंकि 1992 में ये लागू किया गया था, इसमें जो परिवर्तन थे वो किए गए थे। तो आज हम 2021 तक जब पहुंचे हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आज हमारे सामने हो चुकी हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इंट्रोडक्शन से। The change of government with the return of Congress in Parliament election of 1991 saw a review of the policy changes under the previous government. 1991 में सत्ता परिवर्तन हुआ भारत के अंदर, जो संसदीय चुनाव थे उनके अंदर। तो जो सरकार आई कांग्रेस की, उन्होंने पिछली सरकार के द्वारा लागू की गई जो नीतियां थी उनमें चेंज करने का सोचा, उनको रिव्यू करने का सोचा कि उनके मूल्यांकन किया जाए, उनका आंकलन किया जाए कि उनमें क्या चीजें बदली जानी चाहिए। क्योंकि कोई भी सरकार होती है ना, उसकी अपनी एक सेट पॉलिसी होती है, एक सेट फिलॉसफी होती है कि इस तरीके से हमने करना है। The committee appointed to take up this task under the chairmanship of Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr. Janardhan Reddy, came to the conclusion that the national policy of 1986 did not require any drastic alteration. एक कमेटी गठित की गई, किसकी चेयरमैनशिप में? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जनार्दन रेड्डी। उन्होंने पूरी 1986 की पॉलिसी को रिव्यू किया और ये पाया कि 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें कोई बहुत बड़े जो परिवर्तन है वो करने की आवश्यकता नहीं, माइनर से चेंजेस करने की आवश्यकता है, थोड़े से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उनको हम पैरा वाइज डिस्कस करेंगे, किस किस पैरा में कौन कौन से परिवर्तन किए गए। However, the committee felt that the program of action may be reviewed in the light of subsequent developments. कमेटी ने प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है उसको रिव्यू किया कि किस तरह के जो विकास हैं वो अब तक हो चुके हैं। Accordingly, the program of action of 1986 was reviewed and revised by the CABE. इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक राष्ट्रीय संस्था है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को शिक्षा के संबंध में जो सलाह देनी है, पॉलिसीज को रिव्यू करना है, उनके बारे में जो मॉडिफिकेशंस करने हैं उनके बारे में बताती है। तो ये इस कमेटी के द्वारा रिवाइज किया गया। दिस रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 reaffirmed most of the action plan. Consequent to the policy modification in 1992, a concreted effort was made to translate the policy declaration into a concrete program, which is commonly known as revised program of action 1992, program of action 1992. थोड़े से परिवर्तन करने के बाद जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसकी जो घोषणा पत्र था उसमें थोड़ा सा बदलाव करके उसको एक नया नाम दिया गया, जिसको रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 या POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कहा गया। Thereafter, the HRD Minister Shri Arjun Singh presented the revised national policy on education in the Parliament on May 7th, 1992। जब ये डॉक्यूमेंट पूरी तरह तैयार हो गया कि ये बदलाव करने हैं, ये हमारा तैयार हो चुका है, उसको संसद के अंदर रखा गया उस समय के जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे अर्जुन सिंह जी के द्वारा 7 मई 1992 को। तो मूल रूप से अगर हम कहें 1986 की शिक्षा नीति के अंदर किए गए परिवर्तनों को प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 या रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी 1992 के नाम से जाना जाता है। बहुत ही थोड़े से परिवर्तन किए गए थे क्योंकि ये 1986 की शिक्षा नीति जो थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार की गई थी, बहुत ही विस्तृत थी, शिक्षा के सभी पहलुओं पर, सभी स्तरों के ऊपर उसने अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत किए। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर परिवर्तन क्या क्या आए थे। पैरावाइज परिवर्तन है, ये कौन से पैरा में दिए गए थे। सबसे पहला है रिवाइज्ड पैरा 5.13 जो नेशनल पॉलिसी के अंदर पैरा नंबर 5 है, उसका 13वां जो बिंदु था उसमें परिवर्तन किया गया। वो परिवर्तन क्या था वो हम अब डिस्कस करेंगे। पहला है
Secondary education begins to expose student to the differentiated role of science, humanities and social sciences. अब जो सेकेंडरी एजुकेशन की बात है उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो बालक को विज्ञान, मानविकी और जो सामाजिक विज्ञान है उसके जो भूमिकाएं हैं उनको और अलग तरीके से उनके सामने लेकर आए। मतलब पढ़ाने के तरीके थोड़े से बदलने पड़ेंगे, कंटेंट बदलने पड़ेंगे, जो एग्जाम्पल्स हैं वो बदलने पड़ेंगे, उनको बच्चे के जीवन से रिलेट करने की बात कही गई, उनको बच्चे के आने वाले भावी जीवन से रिलेट करने की बात कही गई, ताकि ये जो विषय हैं वो केवल और केवल परीक्षाओं तक संबंधित ना रहकर जीवन के साथ जुड़ पाए। पहला कार्य ये किया गया, ये उसके अंदर स्टेटमेंट दिया गया। विज्ञान, मानविकी जिसको हम कला कहते हैं, आर्ट्स कहते हैं, और सामाजिक साइंस जो है विज्ञान की बात है, उसकी बात ये कही गई। दूसरा, access to secondary education will be widened with emphasis on enrollment of girls, SCs and STs, particularly science, commerce and vocational stream। जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको और विस्तृत करने की बात कही गई, और किस एरिया के अंदर, विशेष तौर पे नामांकन के मामले के अंदर, और किन किन वर्गों को इसके अंदर शामिल करने की बात कही गई। लड़कियों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, और विशेष तौर पर कहा गया क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो आर्ट्स की तरफ जाते थे, जो ह्यूमैनिटीज हैं उनकी तरफ जाते थे, विज्ञान की तरफ जाना उनको बढ़ावा देने की बात कही गई, वाणिज्य कॉमर्स की तरफ बढ़ावा देने की बात कही गई, और उसके साथ साथ जो व्यावसायिक दूसरे जो स्ट्रीम हैं जैसे ITI हो गए, जो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उनकी बात थी। उन स्ट्रीम्स में जाने के लिए इस पॉलिसी का जो रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन था उसके अंदर इस पर बल दिया गया कि ये होना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स की तरफ ही अगर सारे लोग जाएंगे तो ये पहलू शिक्षा के अंदर पिछड़ जाएंगे। और वर्तमान में भी अब देख सकते हैं कि विज्ञान की तरफ जो झुकाव है खास करके रूरल एरियाज के अंदर वो कम है, वोकेशनल स्ट्रीम की तरफ जो झुकाव है वो भी थोड़ा कम हो रहा है। अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों की एक लहर सी आती है कि उस तरह के जो कोर्सेज हैं उनके अंदर दाखिला लेना चाहिए। तो ये वाले 3 पहलू उसके अंदर उठाए गए, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक जो कोर्सेज हैं उनके अंदर लड़कियों, SC और ST को पर्टिकुलरली एनरोलमेंट पे बल दिया जाए। अगला है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन की गुणवत्ता के सुधार की बात कही। गुणवत्ता की जब भी बात आती है तो उसके अंदर जो शिक्षा देने का तरीका है, जिसको हम बच्चे के लर्निंग लेवल्स की बात करते हैं, वहां पर बात आती है कि उन चीजों को हमें बदलना होगा, क्वालिटेटिव बनाना पड़ेगा, गुणवत्ता परक बनाना पड़ेगा। जो बच्चे के स्किल्स हैं, जो बच्चे की लर्निंग कैपेसिटीज हैं, जो बच्चा सीखकर क्या निकल रहा है, वो जीवन में उसका उपयोग कैसे करेगा, उसको जीवन में उस परिस्थिति के अंदर अगर डाल दिया जाए तो क्या वो अपनी स्कूल की लर्निंग को अप्लाई करके वहां पर कुछ कर सकता है। इस तरह के जो पहलू है उनको जोड़ने की बात इसके अंदर कही गई। Efforts will be made to provide computer literacy। कंप्यूटर जो साक्षरता है वो प्रदान करने के लिए प्रयास करने की बात कही गई। और मैं हैरान होता हूं, मैं अपनी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर क्लास में अब भी पूछता हूं कई बार कि कितने बच्चों को कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है अच्छा इफेक्टिवली, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि उनके हाथ जो है वो नीचे रहते हैं। हम 2021 में आ गए, 1992 में ये बात कही गई थी, 1986 की पॉलिसी में भी बात हुई थी। पहले हम 3R पढ़ते थे, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। अब एक और R जो आ गया है वो है कि कंप्यूटर लिटरेट होना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब तो जो ये क्या कहूँ, कोरोना काल ने तो सब कुछ ही ऑनलाइन कर दिया, और ये तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक हम कंप्यूटर के क्षेत्र के अंदर अपने आप में सक्षम नहीं हो जाए। तो पैरा 5.13 के अंदर ये 4 चीजों की बात कही। उसके बाद आता है रिवाइज्ड पैरा 5.15। 15 नंबर जो पॉइंट था पैरा नंबर 5 का, उसमें भी बदलाव किया। उसमें 2 चीजें जोड़ी गई। एक पहला है पेस सेटिंग स्कूल्स, गति प्रदान करने वाले विद्यालय, और दूसरा है वोकेशनलाइजेशन, व्यवसायीकरण। सबसे पहले बात करते हैं पेस सेटिंग स्कूल्स। अब ये पेस सेटिंग स्कूल है क्या? शिक्षा को एक अलग विकासपूर्ण दिशा के अंदर गति देने वाले विद्यालयों की बात पेस सेटिंग स्कूल्स के रूप में कही गई। Pace setting residential schools, Navodaya Vidyalayas, intended to serve this purpose, have been established in most parts of the country on a given pattern, but with full scope for innovation and experimentation.
गति प्रदान करने वाले आवासीय विद्यालय, जिसमें इन्होंने नवोदय विद्यालय को लिया, उन्होंने कहा कि उनको इस्टेब्लिश किया जाए, उनकी स्थापना की जाए देश के लगभग सभी हिस्सों में। और ये आपको पता है कि नहीं, मैं बता दूं, हर जिले के अंदर एक नवोदय विद्यालय अब स्थापित है और एक सेट पैटर्न के अंदर इनको स्थापित किया जाए। परंतु इन्होंने एक नई चीज और जोड़ी, बट विद फुल स्कोप फॉर इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हमने उनको पाठ्यक्रम दे दिया, हमने उनको सारी चीजें स्टैब्लिश करके दे दी, परंतु उनके पास एक स्कोप होता है, उनके पास क्षेत्र होता है कि वो अपने लेवल पर वहां पर कोई इनोवेशन या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है, अध्ययन अधिगम की प्रक्रिया के अंदर, अगर वो कोई नई खोज, नए तरीके लागू करना चाहते हैं तो उनके पास ये स्वतंत्रता दी गई। और ये इसलिए दिया गया कि ताकि बाकी विद्यालय उनको उनका अनुसरण करके एक नई तरह की जो व्यवस्था है हम विद्यालयों के अंदर पैदा कर सकें। और नो डाउट भारत के अंदर अगर अच्छी स्कूलिंग की हम बात कहें, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। दूसरी, their broad aim will continue to be to serve the objective of excellence coupled with equity and social justice. इन पेस सेटिंग स्कूल्स का जो विस्तृत उद्देश्य है वो क्या था? पहला तो एक्सीलेंस, शिक्षा के अंदर उत्कृष्टता को पैदा करना, परंतु उसके साथ साथ समता और सामाजिक न्याय की बात भी कही गई। समता और सामाजिक न्याय की बात क्या है? समाज के पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, जिनमें महिलाएं आती हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड लोग आते हैं, जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं वो आते हैं, उनको भी इसके अंदर शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई। और रिजर्वेशन होता है, 6th क्लास में एडमिशन होते हैं, फिर 9th में होते हैं, इस तरीके से अलग अलग पैटर्न है। तो वो ये 2 एम इसके अंदर रखे गए, ये चेंजेस किए गए 1986 की पॉलिसी के 5वें पैरा के 15वें पॉइंट के अंदर। इसी के अंदर वोकेशनलाइजेशन की बात भी कही गई, व्यवसायीकरण की। The introduction of systematic, well-planned and rigorously implemented program of vocational education is crucial in the proposed educational reorganization. ये कहता है कि जो पहले से निर्धारित एक शिक्षा व्यवस्था है, जब हम उसको पुनः संरचित कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके अंदर सिस्टमैटिक, वेल प्लान, व्यवस्थित और बेहतर तरीके से नियोजित जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको लागू करना बड़ा आवश्यक है। मतलब उन्होंने ये कहा इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि व्यावसायिक शिक्षा को प्लान और सिस्टमैटिक वे से क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए, जो हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसके अंदर। दूसरा, द मेन एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन इज डेवलप ए हेल्दी एटीट्यूड अमंगस्ट स्टूडेंट्स टुवर्ड वर्क एंड लाइफ। इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया व्यवसायीकरण का, वो था एक स्वस्थ अभिवृत्ति का विकास करना बालकों के अंदर। किसके प्रति? काम के प्रति और जीवन के प्रति। और ये हमारी शिक्षा व्यवस्था कर नहीं पा रही। आप सभी सोच के देखिए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पैतृक कार्य को करना चाहते हैं, हमें उसमें हीनता लगती है, हमें उसमें समस्या महसूस करती है। कोई भी बालक जो है वो किसानी की तरफ नहीं जाना चाहता, कोई भी बालक जो है एक नई खोज की तरफ। किसानी का मतलब ये नहीं ट्रेडिशनल तरीके से हम करें, तो वर्क और लाइफ के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है उसको बदलना इसका उद्देश्य है। दूसरा, टू एनहांस इंडिविजुअल एम्प्लॉयबिलिटी, व्यक्ति जो रोजगार की एक क्षमता है, जो रोजगार की जो बात है उसको विकसित करना इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा, टू रिड्यूस द मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर। जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, जनता बहुत है भारत के अंदर। डॉक्टर कलाम कहते थे कि 2021-22 के अंदर भारत को हम विश्व शक्ति बना देंगे। वो इसी दम पर कहते थे क्योंकि 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु में दुनिया के अंदर अगर अब कहीं युवा शक्ति सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो वो भारत के पास है। और अगर ये स्किल्ड हो जाए और सही जगह पर इनको सेटल कर दिया जाए तो नेशनल डेवलपमेंट का, जो राष्ट्र विकास का जो मसला है, वो एकदम बहुत ऊपर चला जाए। तो ये क्या है? इसका तीसरा उद्देश्य था कि डिमांड और सप्लाई के अंदर जो कुशल कार्य शक्ति है उसके मिसमैच को कम करना। जैसे जैसे वोकेशनलाइजेशन होगा, जो बच्चे हैं वो सीखते जाएंगे और वो जाकर फील्ड में सेट हो जाएंगे। ये इसका उद्देश्य था। दूसरा जो रिवीजन था वो था 5.15 के। उसके बाद बढ़ते हैं
तीसरा रिवीजन कौन से पैरा में किया गया? पैरा नंबर 5 के पॉइंट नंबर 17 के अंदर, वोकेशनल एजुकेशन विल आल्सो बी डिस्टिंक्ट स्ट्रीम, एक अलग स्ट्रीम बना दी जाए। 10+2 लेवल पर होती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल। वोकेशनल एक अलग स्ट्रीम है। 10th के बाद आप +1+2 भी कर सकते हैं वोकेशनल कोर्सेज के साथ, ये उसमें कहा गया। इंटेंडेड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशंस स्पैनिंग सेवरल एरियाज ऑफ एक्टिविटीज। इसका उद्देश्य क्या था कि बालकों को शिक्षा के साथ साथ कुछ नए जो व्यवसाय हैं उनकी खोज करना, इसका मुख्य उद्देश्य था कि नए व्यवसाय खोजे जाए। जैसे मैंने +1+2 किया था OSS इंग्लिश के अंदर, ऑफिस सेक्रेटरीशिप एंड स्टेनोग्राफी, जिसके अंदर टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और ये चीजें सिखाई जाती है। हमारी वोकेशनल में एक CGDM होता था, कटिंग टेलरिंग का एक कोर्स था, एक लाइनमैन का कोर्स होता था, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो वो वाले जो कोर्सेज की बात इसके अंदर कही गई जो वर्तमान में वोकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर चल रहे हैं। दूसरा, These courses will ordinarily be provided after the secondary stage, इसको सेकेंडरी स्टेज के बाद उपलब्ध करवाया जाए, ये इसके अंदर 17 नंबर पॉइंट के अंदर कहा गया। जैसे 10th के तुरंत बाद मैंने +1 में इसमें दाखिला लिया। अगला है रिवाइज्ड पैरा 5.23, 5वें पैराग्राफ का 23 नंबर बिंदु। It is proposed that vocational courses cover 10% of higher secondary student by 1995 and 25% by 2000। ये इसमें माना गया कि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, व्यावसायिक जो विषय हैं, वो 1995 तक हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के 10% को कवर कर रहे हैं। +1+2 के जो बालक हैं उनका 10% केवल वोकेशनल कोर्सेज में जाना चाहिए, और सन 2000 के आते आते 25% विद्यार्थी जो है वो इस तरफ जाने चाहिए। 75% विद्यार्थी जो हैं आर्ट, साइंस, कॉमर्स की तरफ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इस तरह की पॉलिसी लॉन्च की जाए। दूसरा, steps will be taken to see that substantial majority of the products of vocational courses are employed or become set employed। कि जो वोकेशनल कोर्सेज से बच्चे निकल रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है? अब इस कॉलेज से आप बीएड करके निकलोगे, आप यहाँ के प्रोडक्ट हो जाए। आप जिस महाविद्यालय से अपनी स्नातक या स्नातकोत्तर यूजी और पीजी क्लास करके आए हैं, आप वहाँ के प्रोडक्ट हैं। तो वोकेशनल कोर्सेज के जो प्रोडक्ट हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने की व्यवस्था भी की जाए, या उनको सेट एम्प्लॉयड, उनको अपना जो कोई व्यवसाय है वो चलाने के लिए उनको कुछ न कुछ सुविधा दी जाए। ये था पैराग्राफ 5.23 की बात। ये बेसिकली ये कुछ चेंजेस किए गए जो हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। क्या क्या लागू किया गया आज तक, अगर हम देखते हैं तो क्या बदलाव आया प्रोग्राम ऑफ एक्शन के प्रस्ताव देने के बाद, लागू करने के बाद। सबसे पहला है नवोदय विद्यालय, जिसको हमने पेस सेटिंग स्कूल्स के बारे में पढ़ा ऊपर, वो वाली चीज। द स्कीम इनिशिएटेड इन 1986, 1986 में एक योजना आई थी, विद 2 schools वाज एक्सपेंडेड एंड देयर वर 513 such schools as on March 2005, covering 513 districts in 34 states और यूनियन टेरिटरीज। 2 स्कूलों से ये लागू किया गया था 1986 में। 2005 आते आते 513 जिलों में 513 विद्यालय स्थापित कर दिए गए। सिरसा जिला का विद्यालय ओढ़ा के अंदर बना हुआ है, बड़ा अच्छा विद्यालय है और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ अध्ययन अध्यापन और बालक जो है वो निकलते हैं। दूसरी चीज, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिससे आपका कोर्स जुड़ा हुआ है, NCTE। The NCTE was given a statutory recognition in 1995। स्वायत्त संस्था के रूप में इसको मान्यता दी गई। In pursuance of NCT Act 1993, it has prepared norms for establishing different types of teacher education institutions। ये जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, इसको किस लिए फ्रेम किया गया, किस लिए बनाया गया, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्यों हुआ, इसको रिकॉग्निशन क्यों मिली? ताकि ये विभिन्न तरह के जो अध्यापक के कोर्सेज हैं उनको, उनके लिए नियम बना पाए। अब जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो JBT है, वो BEd है, वो MEd है, वो CPEd है, वो DPEd है, वो MPEd है, इनके लिए किसी भी तरह का अध्यापक जो जाता है, NTT टीचर वाले कोर्स हैं, उनके लिए नियम ये बनाती है। अब जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आया है उसका नियमावली भी इन्होंने तैयार की कि आने वाले टाइम में 10+2 के बाद बच्चे के लिए एक ऑप्शन दे देंगे कि वो अध्यापक प्रशिक्षण की तरफ जाना चाहता है या सीधा BA करना चाहता है।
तो ये बॉडी फ्रेम की गई प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कार्य प्रणाली के तहत। अगला है एजुकेशन फॉर गर्ल्स। द स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग बोर्डिंग एंड हॉस्टल फैसिलिटी फॉर गर्ल्स वाज इनिशिएटेड इन 1993। लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा या ठहरने की सुविधा की जो योजना थी वो 1993 में लागू कर दी। अलग अलग स्टेट्स में आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाकर चीजें पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सारी सुविधाएं बालिकाओं को मिलती हैं जो उनको शिक्षा के अंदर सहायक होती है। उनमें से एक है बोर्डिंग एंड हॉस्टल फैसिलिटीज। अगला है वोकेशनल एजुकेशन। इसमें दो चीजें हमें देखने को मिलती है। पहला है ए जॉइंट काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन JCVE हैज बीन सेट अप फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन एट नेशनल लेवल। जैसे हमने NCT टीचर एजुकेशन के लिए पढ़ा, व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक बॉडी बना दी गई जिसको JCVE के नाम से जाना जाता है, और इसका कार्य क्या था? नियमावली या नीतियों का निर्माण करना और उनको लागू करवाना राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। दूसरा, इन 1993 पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन वाज सेट अप एट भोपाल। भोपाल में एक संस्थान बना दिया गया, केंद्रीय संस्थान, जो व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था, जिसका नाम था पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। और इसका उद्देश्य क्या था? टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड एकेडमिक सपोर्ट टू वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। जितने भी भारत के अंदर व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं उनको तकनीकी और शैक्षिक सहायता प्रदान करना, किस तरह से लागू करना है, किस तरह से इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, ये वाली चीज। नेक्स्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैब, जिसके बारे में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन के अंदर, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। The Central Advisory Board of Education, the highest advisory body to advise the central and state government in field of education, was reconstituted in July 2004. जुलाई 2004 के अंदर कैब को फिर से स्थापित कर दिया गया, रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। किस लिए? ताकि केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ये क्या कर पाए, अपनी सलाह दे पाए और उनको मार्गदर्शन कर पाए। छठा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के बारे में ये बात करता है। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाज फॉर्मुलेटेड। अब तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के कई सारे जो अलग अलग एडिशंस है वो आ चुके हैं, तो ये भी इसी की देन थी। नेक्स्ट है सातवां, इवेल्युएशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन की बात भी प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत की गई और उसका असर देखने को मिला। Action in this field has been initiated and new textbooks introduced in a phased manner with effect from the academic session 2006-07 in classes 1, 3rd, 6th and 9th। पाठ्य पुस्तकों को परिवर्तित करना, नई तरह की पाठ्य पुस्तकें देने के लिए 2006-07 के सेशन से एक व्यवस्थित तरीके से कार्य योजना लागू की गई, जिसमें पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के लिए पुस्तकें दी गई। अब अगर आप स्कूल एजुकेशन की पुस्तकें विशेष तौर पर जो सरकारी विद्यालयों में दी जा रही है, अगर वो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पुरानी पाठ्य पुस्तकें जो आपने पढ़ी थी और अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें बहुत अंतर है। उनमें कंटेंट देने के तरीके, उसमें उदाहरण देने के तरीके, उसमें जो चित्र हैं या दूसरी चीजें दिखाने के तरीके वो बदल चुके हैं। अगला है लास्ट 8th, examination reforms. The Central Board of Secondary Education CBSE and other boards have taken several steps for reforming the secondary and senior secondary examinations. जो हमारी परीक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव लाने की बात की गई और इसके लिए जिम्मेदारी दी गई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की। जो हमारा जो परीक्षा प्रणाली है उसके अंदर परिवर्तन किया जाए। और आप देखेंगे पहले सिर्फ लिखित मूल्यांकन होता था, फिर इंटरनल असेसमेंट आया, फिर अलग तरीके की जो चीजें हैं वो आने लगी, और अब हम बात करते हैं सतत समग्र मूल्यांकन की। तो वो वाली जो CCE की जो बात करते हैं वो वाली चीजें जो हैं वो टाइम टू टाइम CBSE जो है वो देता रहता है। और CBSE इस समय भारत का सबसे विश्वस्त संस्थान है जो सबसे इफेक्टिवली और सबसे बेहतर तरीके से अगर परीक्षाओं का संचालन और उनका जो पारदर्शिता के साथ जो कार्य होता है वो करवाता है। तो ये था हमारा टॉपिक
प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992।